हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस में सेकंड चैप्टर देखेंगे अम्ल क्षार लवण। ये क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्ल क्या होता है। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये तो प्राचीन टाइम की परिभाषा है। अब आर्हेनियस के अनुसार जो मान्यता प्राप्त है, जो इस टाइम आधुनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको माना जाता है, वह पदार्थ जो जली विलयन में H+ आयन देता है। ओके, मतलब वो पदार्थ जो H+ आयन देता है अम्ल कहलाता है। जैसे HCl हो गया, HCl में देखिए H+ आयन है। नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड में H+ आयन है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में 2H+ आयन है। और ये हो गया एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड में भी H+ आयन है। सारे H+ आयन है, इसलिए ये क्या है, ये सब अम्ल है। समझ गए स्टूडेंट। अब लोग आगे देखेंगे। आगे H+ आयन जली विलयन में स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं, इसलिए वह जल से अभिक्रिया करके बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्योंकि ये इस पर चार्ज होता है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। ये जल से रिएक्शन करके बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है स्टूडेंट, वह पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं यह भी अम्ल कहलाते हैं। यानी या तो वह पदार्थ जो H+ आयन देगा या तो वह पदार्थ जो हाइड्रोनियम आयन देगा अम्ल कहलाएगा। दोनों परिभाषा अम्ल की हैं। इसका एग्जाम्पल HCl रिएक्शन करेगा वाटर से तो बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा वाटर से, ये भी बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करेगा वाटर से तो ये भी बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। मतलब स्टूडेंट, वह पदार्थ जो H+ आयन तथा हाइड्रोनियम आयन देता है अम्ल कहलाता है। अब आएंगे आगे। अब देखेंगे अगला टॉपिक है अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या होता है। अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु अम्ल की क्षारकता कहलाते हैं। यानी किसी अम्ल में जितने हाइड्रोजन विस्थापित हो पाएगा वह उस अम्ल की क्षारकता कहलाएगा। जैसे HCl में स्टूडेंट, HCl में देख लीजिए एक अम्ल एक H+ आयन है तो ये एक क्षारीय अम्ल है। नाइट्रिक एसिड में एक H+ आयन है तो ये कैसा है, ये भी एक क्षारीय अम्ल है। एसिटिक एसिड में देख लिया जाए स्टूडेंट, H+ आयन है तो ये भी कैसा है, एक क्षारीय अम्ल है। अब देखेंगे द्विक्षारीय अम्ल क्या होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड देख लीजिए स्टूडेंट, द्विक्षारीय है क्योंकि इसमें दो H+ आयन है। और एक कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल में 2 H+ आयन है। इसमें स्टूडेंट अम्ल की क्षारकता बोर्ड में पूछता है, ऑप्शन में भी ये पूछ सकता है। अब अगला क्या है, त्रिक्षारीय। जैसे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड में स्टूडेंट देखिए 3H+ आयन है। जिसमें एक H+ आयन है वो एक क्षारीय अम्ल होगा, जिसमें 2 H+ आयन है वो द्विक्षारीय अम्ल होगा, तथा जिसमें 3 H+ आयन है वो त्रिक्षारीय होगा। अम्ल की क्षारकता स्टूडेंट बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और टिक द करेक्ट में भी आता है। अब स्टूडेंट देखेंगे अम्लों के प्रकार। अम्ल के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। आयनन के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। जब इसको ब्रेक किया जाता है उसके अकॉर्डिंग अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला अम्ल है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। वह अम्ल जो जली विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होकर हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी प्रबल अम्ल क्या होगा, जो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक एसिड प्रबल अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। बोर्ड में हमेशा टिक द करेक्ट में भी ये पूछ सकता है प्रबल अम्ल क्या होते हैं। ऑप्शन ये तीनों हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला है दुर्बल अम्ल। वह अम्ल जो जली विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं तथा कम हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या कम देंगे या तो नहीं देंगे, ये दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ये दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये दुर्बल अम्ल है। और ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये भी कैसा है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। अब आगे देखेंगे अम्लों के भौतिक गुण। अब अम्ल है तो इसके कुछ भौतिक गुण भी होगा। जैसे अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को
रेड में चेंज कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान हमेशा हमको पता होना चाहिए कितना होता है, 7 से कम हमेशा होता है। अम्ल जो होता है संक्षारक, संक्षारक क्या होता है, जो किसी पदार्थ को गला देता है या नुकसान पहुंचाता है या हानि पहुंचा देता है। अब आगे देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? पहला, इसमें अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्शन करेगा तो ये जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर और बना लेगा जिंक सल्फेट। जैसे अगला स्टूडेंट, आयरन जब HCl से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि आयरन जो है अधिक क्रियाशील है और ये बना लेगा फेरस क्लोराइड। अब स्टूडेंट आगे देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, HCl हो गया, ये आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे NaCl, वाटर तथा CO2। अब स्टूडेंट ये रिएक्शन कैसे हुआ? जैसे सोडियम पे Na+ चार्ज है और CO3- पे इस पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस, तो ये जो प्लस है माइनस के साथ NaCl बना लेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। और ये बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ये HCl से रिएक्शन करके बना लेगा, NaCl बना लेगा, CO2 गैस इसमें बाहर निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, ये पूछ सकता है बोर्ड में। क्या होगा जब बेकिंग सोडा HCl से रिएक्शन करेगा, कौन सा गैस बाहर निकलता है? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को हमेशा दूधिया कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को हमेशा दूधिया कर देता है। जैसे ये है चूना है, ये बिना बुझा चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बिना बुझा चूना लिख लीजिए। नहीं सॉरी, ये बुझा चूना है, बुझा चूना है स्टूडेंट्स, बुझा चूना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा वाटर बनाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है दूधिया हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। अब अगला देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब अगला इसमें रिएक्शन है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब देखा जाए स्टूडेंट इसका रिएक्शन देखेंगे, जैसे एक ये अम्ल हो गया HCl, एक क्षार हो गया, यहाँ से OH और H मिल के वाटर बना लेगा और KCl हम लोग का साल्ट बन गया। ठीक है, इसको पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। अब आगे देखेंगे अम्लों के उपयोग। अम्ल किस तरह से उपयोग हो सकते हैं? इसमें बहुत सारे अम्ल दिए हुए। पहला है HCl का उपयोग क्या है? क्लोरीन गैस बनाने में होता है, लोहे की चादर को साफ करने में किया जाता है, वस्त्र को रंगने में भी HCl का प्रयोग किया जाता है। ये सब बोर्ड में टिक द करेक्ट में स्टूडेंट आ सकता है, या तो 2 नंबर के लिए HCl का उपयोग आ सकता है, या किसी 2 अम्ल दे देगा और उसका उपयोग भी पूछेगा। अगला उपयोग क्या है? नाइट्रिक एसिड का उपयोग खाद बनाने में। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा किस एसिड का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है? नाइट्रिक एसिड। सोने तथा चांदी के शोधन में, ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी पूछ सकता है कि किस एसिड का उपयोग सोने चांदी को शुद्ध करने में किया जाता है। विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक मतलब कोई छोटा बम हो गया, उसको बम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला है सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग हमेशा बैटरियों के रूप में होता है। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा है, हो सकता है अगली बार भी पूछें। कृत्रिम रेशे को बनाने के लिए, जो कृत्रिम रेशा जैसे रेयॉन हो गया, उसको बनाने में इसका प्रयोग होता है। पेट्रोलियम उद्योग में ये भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला स्टूडेंट है अब क्षारक क्या होता है? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर या वियोजित होकर OH- आयन, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, वह पदार्थ जो जल में या वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट देखा जाए NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब वियोजित होगा या ब्रेक हो जाएगा तो OH- आयन दिया है। ठीक है, इसलिए ये क्षार है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी देखिए OH- आयन दिया है, इसलिए ये भी क्षार है। समझ गए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए OH- आयन है इसलिए ये क्षार है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये देखिए ये भी ब्रेक वियोजित होने पर OH- आयन दिया है,
ये जितने भी OH माइनस आयन देंगे वो सब क्षार होंगे। अब देखेंगे क्षारकों के प्रकार। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? क्षारक जैसे अम्ल 2 प्रकार के थे, ये भी 2 प्रकार के हैं। पहला है प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होते हैं? वह पदार्थ जो जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो जल में वियोजित होकर OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन देगा, प्रबल क्षारक कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल बोर्ड में भी हर बार पूछता है, जैसे KOH हो गया, NOH हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे हैं? प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल हैं। अगला एग्जाम्पल मतलब अगला प्रकार है दुर्बल क्षारक, मतलब वीक बेसिस। वह पदार्थ जो जल में पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मतलब पूरा वियोजित नहीं होते हैं, ब्रेक ही नहीं होते हैं। जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया स्टूडेंट, और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है दुर्बल क्षारक हैं। ठीक है, ये बोर्ड में पूछता है हर बार, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन 2 दुर्बल क्षारक के नाम लिखिए। अब विभिन्न क्षारकों का क्रम देखिए। सबसे प्रबल क्षारक कौन सा है? KOH सबसे प्रबल क्षारक है और बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे कमज़ोर क्षारक है। ये टिक द करेक्ट में पूछ सकता है स्टूडेंट। अब आगे देखेंगे क्षारक की अम्लता क्या होता है। क्षारक की अम्लता किसी क्षार के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो विस्थापित हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वही क्षारक की अम्लता कहलाते हैं। जैसे एक क्षारक की अम्लता के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखिए 1 OH है, तो इसलिए ये एक क्षारीय है, और KCl में कोई ये नहीं है, फिर भी एक क्षारक है। अब द्विक्षारी में क्या होगा? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 H ग्रुप हैं, इसलिए द्विक्षारी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH ग्रुप है, इसलिए ये द्विक्षारी है। अब आगे देखेंगे त्रिक्षारी। जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड में 3 OH ग्रुप है, इसलिए ये 3 क्षारी है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे भी 3 OH है, इसलिए ये 3 क्षारी है। अब देखेंगे स्टूडेंट क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारक क्या होते हैं? ये स्वाद में कैसे होते हैं? खारे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? खारे होते हैं। क्षारक जो होते हैं लिटमस पेपर को लाल से ब्लू कर देते हैं। जैसे अम्ल था वो ब्लू से रेड कर रहा था, ये इसको अपोजिट कर देगा। इसे स्पर्श करने पर साबुन समान चिकनाहट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये साबुन की तरह इसमें थोड़ा चिकनाहट पाया जाता है, साबुन के समान चिकनाहट, थोड़ा ये मुलायम टाइप का होता है। यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये साल्ट तथा जल बनाता है। यह तेल तथा वसा के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल तथा साबुन बनाता है। यह संक्षारक प्रकृति का होता है, जैसे अम्ल संक्षारक प्रकृति का था, यह भी संक्षारक प्रकृति का होता है। अब देखेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। अगला टॉपिक क्या है? क्षारकों के रासायनिक गुण। पहला है इसमें धातु के साथ अभिक्रिया। अब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पे कोई एक मेटल है और यहाँ पे कोई एक बेस है, ये आपस में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा और बना लेगा सोडियम जिंकेट। ठीक है स्टूडेंट, ये है। अब आगे देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधातु के ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एक क्षार हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है, ये आपस में रिएक्शन करके बना लेंगे सोडियम कार्बोनेट वाटर। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखेंगे अब आगे क्या है हम लोग का। अब आगे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये आपस में रिएक्शन करके बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट तथा वाटर। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट, एक और ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बना लेगा सोडियम सल्फाइड और वाटर। ठीक है स्टूडेंट, ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है क्या होगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 गैस से अभिक्रिया करेगा, या इधर पूछ सकता है क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 गैस से अभिक्रिया करेगा। आपको सारे प्रोडक्ट का नाम याद रखना होगा कि कौन सा मेन प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हुआ है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कोई क्षार है और एक एसिड है, ये रिएक्शन करके बना लेगा Na ये प्लस है,
ये Cl माइनस है, ये माइनस, ये प्लस। OH और H मिल के बना लेगा स्टूडेंट वाटर बना लेगा, और NaCl मिल के बना लेगा NaCl। ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट एक और है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये से इम्पॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा, या इसको ऐसे पूछ सकता है क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग का सोडियम सल्फेट तथा वाटर बन गया। अब आगे देखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट और सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट। ये वाटर हम लोग का बाहर निकल गया। अब स्टूडेंट आगे देखेंगे क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग क्या होते हैं, इसमें भी बहुत सारे क्षार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग क्या होता है, साबुन तथा धामन सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग और कहाँ किया जा सकता है, रेयान। रेयान क्या होता है, आर्टिफिशियल धागा होता है उसमें बनाने में, और कागज़ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, NaOH का ये है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये कुछ उपयोग हैं। और इसमें अगला उपयोग है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH इसको बोलते हैं। इसका पहला सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है, चमड़ा उद्योग में। ठीक है स्टूडेंट, चमड़े को कलर करने में, या उसको मुलायम करने में, या उसको लाइफ टाइम देने के लिए। सफ़ेदी में, कठोर जल को मृदु करने में। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कठोर जल को मृदु करने में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब स्टूडेंट आगे है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है, पहला तो इसका नाम से ही पता चला, अमोनियम साल्ट बनाने में। क्लींजिंग एजेंट के रूप में, मतलब ये थोड़ा साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग होता है, क्लींजिंग एजेंट के रूप में। अब स्टूडेंट अगला इसमें है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, इसका आप चाहें तो लिख सकते हैं Al2OH का होल थ्राइज, ये फार्मूला है। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग एंट एसिड मतलब प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट आगे देखेंगे साल्ट। लवण क्या होता है, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन OH आयन नहीं देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी वह पदार्थ जो H+ आयन OH- आयन नहीं देते हैं लवण कहलाते हैं। ये इसके अलावा कोई और आयन दे सकते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो Zn+2 मिलेगा, SO4-2। ठीक है स्टूडेंट, इसमें न तो H+ आयन है, न ही OH- आयन है, इसलिए स्टूडेंट ये क्या है, ये साल्ट है। अब देखेंगे लवणों का वर्गीकरण। ठीक है स्टूडेंट, अब साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट जो है बहुत निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल साल्ट या सामान्य लवण। वह लवण जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो कहलाते हैं सामान्य लवण। जैसे NaCl एक सिंपल सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट एक सिंपल सॉल्ट है, तथा ये सोडियम सल्फेट भी एक सिंपल सॉल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ये उदासीन सॉल्ट होते हैं। और इसी में सिंपल सॉल्ट में और एग्जांपल हैं, आयरन क्लोराइड है स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड है, ये सभी सिंपल सॉल्ट ही हैं। कॉपर सल्फेट है, ये सब स्टूडेंट भी सिंपल सॉल्ट है, पर ये कैसे होते हैं नेचर में अम्लीय होते हैं। अब अगला है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड। स्टूडेंट ये कैसे होते हैं, ये सारे सिंपल ही सॉल्ट हैं, पर ये क्षारीय नेचर के होते हैं। अब अगला देखेंगे अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, वह लवण जो अम्ल में उपस्थित विस्थापित हाइड्रोजन से बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होगा। ठीक है, मतलब H+ आयन इसमें उपस्थित होगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा, इसलिए जैसे स्टूडेंट देखिए सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग का बन जाएगा सोडियम बाईसल्फेट। ये कार्बोनिक एसिड से हम लोग का बन जाएगा सोडियम बाईकार्बोनेट, और फास्फोरिक एसिड से बन जाएगा सोडियम बाईफास्फेट तथा सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। सारे स्टूडेंट ये सब कैसे हैं, ये सब अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण स्टूडेंट ये सब है। अब स्टूडेंट देखेंगे क्षारीय लवण। किसी अम्ल द्वारा क्षारक के उदासीनीकरण से बने लवण को क्षारकीय लवण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड से बनेगा
आयरन डाइहाइड्रोक्साइड क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्साइड से बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। ठीक स्टूडेंट, ये है आयरन हाइड्रोक्साइड इस क्लोरीन से मिल के बना Fe+3 आयन, OH माइनस आयन, Cl आयन। स्टूडेंट यहाँ पे OH माइनस आयन है, इसलिए ये कैसा सॉल्ट है, ये क्षारीय सॉल्ट है। जैसे लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट है, यहाँ पे देखिए Pb+2 OH माइनस आयन और नाइट्रेट आयन है। यहाँ पे स्टूडेंट OH माइनस आयन उपस्थित है, इसलिए कैसे लवण है, ये सब क्षारीय लवण है। अम्लीय लवण और क्षारीय लवण को पहचानना बहुत सिंपल है। अम्लीय में हाइड्रोजन उपस्थित होगा और क्षारीय में OH माइनस आयन उपस्थित होगा। अब देखेंगे स्टूडेंट डबल सॉल्ट यानी द्विक लवण। जब एक ही प्रकार के दो लवण को जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग द्विक लवण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दो एक ही प्रकार के साल्ट को आपस में मिलाया जाएगा तो हम लोग को मिलेगा एक नया लवण मिलेगा, उसी को द्विक लवण कहते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों सल्फेट हैं तथा पानी के साथ इसको आपस में मिलाया जाएगा तो हम लोग को मिलता है क्या, फिटकरी मिलता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जब पोटेशियम और एल्युमिनियम तथा वाटर को साथ में कंबाइन किया जाएगा तो हम लोग को फिटकरी प्राप्त होता है। तो फिटकरी किसका एग्जाम्पल है, फिटकरी डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट तथा वाटर को जब हम लोग साथ में मिलाएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा स्टूडेंट मोहर सॉल्ट। इसका नाम है मोहर सॉल्ट। यानी स्टूडेंट एक फिटकरी हो गया, एक मोहर सॉल्ट हो गया या मोहर लवण हो गया, यह डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। यही दो एग्जाम्पल हम लोग की क्लास 10th में है। अब लोग आगे आएंगे, आगे देखेंगे स्टूडेंट। आगे है मिश्रित लवण मतलब मिक्स सॉल्ट। वह लवण जिसमें एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित रहता है मिश्रित लवण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें एक या एक से अधिक या तो प्लस चार्ज उपस्थित होगा या तो माइनस चार्ज। जैसे ब्लीचिंग पाउडर स्टूडेंट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसमें देखिए Ca+, इस पर 2 चार्ज उपस्थित है, इस पर माइनस है, इस पर -2 है, इस पर -1 है। देखो स्टूडेंट, इसमें दो या दो से अधिक या तो प्लस चार्ज उपस्थित है या माइनस चार्ज उपस्थित है, इसलिए कैसा है, इसलिए मिश्रित सॉल्ट है। उसके बाद माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट हो गया। एक ब्लीचिंग पाउडर, एक माइक्रोकॉस्मिक लवण जो है ये कैसे होते हैं, मिक्स सॉल्ट होते हैं। आप लोग स्टूडेंट सॉल्ट के एग्जांपल याद रखना, कौन सा मिक्स है, कौन सा डबल है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, ये सब बोर्ड में हमेशा पूछता है। अब अगला देखेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब संकर लवण। दो या दो से अधिक लवण के संयोग से संकर लवण बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दो या दो से अधिक साल्ट को आपस में कंबाइन कर लिया जाता है। जैसे स्टूडेंट इसका एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये है, इसमें देखिए पोटेशियम आयन है और आयरन साइनाइड है। ठीक है, ये सब स्टूडेंट किसके एग्जांपल है, संकर लवण के एग्जांपल है। और क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट भी है, क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट ये भी एक संकर लवण है। यानी आप लोग क्लास 2 में दो ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं, एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, एक क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट उदासीनीकरण। जब अम्ल तथा क्षार आपस में विक्रिया करके सॉल्ट तथा जल बनाते हैं, यह विक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। जैसे स्टूडेंट बहुत सिंपल, ये सब हम लोग बहुत बार करते आ रहे हैं। जैसे HCl एक हम लोग का अम्ल हो गया, HCl एक अम्ल हो गया स्टूडेंट, और NOH एक क्षार हो गया। ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सॉल्ट बना लेगा और वाटर। यही अभिक्रिया स्टूडेंट क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। अब आगे देखेंगे सूचक। सूचक क्या होता है, वह पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय स्थिति में रंग परिवर्तन की जानकारी देता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी वह पदार्थ ये बताएगा कि कोई विलयन में उपस्थित जो अम्ल या क्षार है वह रंग बदल जाता है, तो वो रंग बदलने की सूचना देता है। जैसे स्टूडेंट ये लिटमस कुछ एग्जांपल दिया है। जैसे लिटमस पेपर है, यह अम्ल में कैसा कलर देगा, यह अम्ल में रेड देगा तथा क्षार में कैसा देगा, ब्लू देगा। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा इससे कलर के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। जैसे मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज अम्ल में कैसा कलर देगा, मेथिल ऑरेंज अम्ल में देगा लाल कलर और क्षार में कैसा देगा, पीला। ठीक है स्टूडेंट, और फिनाइलफ्थैलीन ये है स्टूडेंट, ये अम्ल में कैसा रंग देगा, ये अम्ल में कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार में गुलाबी रंग देता है स्टूडेंट।
समझ गए स्टूडेंट। ये इससे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है रंग को लेकर। अब आगे देखेंगे सूचकों का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, अम्ल तथा क्षार के व्यवहार को समझने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें से पहला सिद्धांत है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। इस सिद्धांत को आयनीकरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये ब्रेक होने पर आयन हमको मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्बल अम्ल, ठीक है स्टूडेंट, ये किसके लिए वैलिड होता है? दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, ठीक है स्टूडेंट, का संकेत आयनित होने पर अपना रंग बदलता है। यानी कोई भी अम्ल दुर्बल है या दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार जब ये आयनित होता है तो ये अपना रंग बदल लेता है। ठीक है, ये सिद्धांत हमको ये बताता है कि कोई दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है, ये अपना रंग बदल लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे स्टूडेंट ये हम लोग क्या है, फिनोल्फेथलीन है, फिनोल्फेथलीन है, ये रंग बदलेगा। अम्ल में कैसा रंग देगा? अम्ल में हम लोग देखें यहाँ पे, अम्ल में ये रंगीन हो जाएगा तथा क्षार में कैसा होगा? क्षार में ये गुलाबी रंग हो जाएगा। और स्टूडेंट एक मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज कैसा होता है? मेथिल ऑरेंज जो दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, मेथिल, इसका स्टूडेंट नाम मेथिल ऑरेंज है पर इसका कलर होता है येलो होगा। ठीक है, और मेथिल ऑरेंज अम्ल में कैसा कलर देगा? अम्ल में ये रेड देगा तथा क्षार में कैसा देगा? क्षार में ये कलरलेस होगा। ठीक है, आगे देखें स्टूडेंट क्यूनॉइड का सिद्धांत। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। यानी जो ये मेथिल ऑरेंज होता है या तो रंगीन होता है या कभी कभी ये पीला रंग भी देता है। तो हम लोग देख लेंगे जो भी होगा ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग। अब आगे देखेंगे क्यूनॉइड का सिद्धांत। क्यूनॉइड का सिद्धांत क्या होता है इसको आगे देखेंगे स्टूडेंट। यह सिद्धांत भी अम्ल क्षार के सूचक के रंग के परिवर्तन की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कोई अम्ल या क्षार है उसमें रंग परिवर्तन हुआ कि नहीं, यह इसकी व्याख्या करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार सूचक दो अलग अलग रूपों में मौजूद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो सूचक होते हैं या जो इंडिकेटर होते हैं वो दो अलग रूपों में उपस्थित होते हैं। कैसे दो रूप होते हैं? एक बेंजोनॉइड रूप होता है, एक क्विनोनॉइड होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी यही दो रूप होते हैं। ये दोनों रूप एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो रूप अम्ल क्षार या किसी अम्ल क्षार में जो पाए जाते हैं, ये दोनों रूप उसमें जो हमेशा संतुलित में रहते हैं, संतुलित में होते हैं। जब वो क्षारीय या अम्लीय रूप में होते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। ठीक है, जब ये संतुलित अवस्था में है, यानी जब इनमें रंग बदलेगा तो ये या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखिए बेंजोनाइड कैसा होता है? ये हल्के रंग का होता है और ये जब चेंज होता है तो गाढ़े रंग का हो जाता है। अब रंग तो स्टूडेंट इसका डिसाइड नहीं होता है, इसलिए हल्का या गाढ़े रंग का हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सिद्धांत हमको यही बताता है। जल का आयनीय गुणनफल आगे देखेंगे स्टूडेंट। अगला क्या है? जल का आयनीय गुणनफल। स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, ठीक है स्टूडेंट, यानी टेम्परेचर स्थिर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन की सांद्रता जल के आयनीय गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, OH- आयन की सांद्रता जो होता है आयनीय गुणनफल के बराबर होता है जल के आयनीय गुणनफल के। इसे हम लोग KW से दिखाते हैं स्टूडेंट। KW बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन लिख सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे आयनीय गुणनफल का मान कितना होता है? ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, हमेशा बोर्ड में पूछता है ये लाइन कि जल के आयनीय गुणनफल का मान 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 1×10⁻14 होता है। H+ आयन इक्वल OH- आयन इक्वल H+2 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर इसको इक्वल ये 1 × × 10⁻14, इसको हम लोग चाहें तो हाफ ब्रेक कर सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन 1 × 10⁻7 हो सकता है। OH- आयन इक्वल 1 × 10⁻7। अब स्टूडेंट एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, PH आयन प्लस OH- आयन इक्वल कितना होगा? 14 होगा स्टूडेंट। इससे स्टूडेंट बोर्ड में बहुत सवाल आता है, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे देखेंगे। आगे स्टूडेंट pH मान, यह एक मापन होता है जिसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है? ये एक तरह का स्केल होता है। ठीक, ये बताता है कि कोई विलयन किस प्रकृति का है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन या OH आयन की सांद्रता के ऋणात्मक मान, जो इस ऋणात्मक मान के ये लॉग के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे pH इक्वल क्या होगा? -log बेस 10⁻H+। pH इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग इसको लॉग को नीचे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। log बेस 2 10
1/H+। अब इसको स्टूडेंट चाहे तो हम लोग POH बराबर क्या होगा, ये सेम वैसे ही होगा, -log/210 OH माइनस। इसको चाहे तो हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, log/210 1/OH माइनस। अम्ल के लिए pH मान कितना होता है स्टूडेंट, 7 से कम होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अम्ल के लिए 7 से कम होता है, क्षार के लिए 7 से अधिक होता है, तथा उदासीन के लिए 7 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ये बोर्ड में आता रहता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट क्या है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, मतलब एक प्रबल एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक वीक बेस होगा, मतलब दुर्बल क्षार होगा, मतलब जो जिस प्रकृति में स्ट्रॉन्ग होगा उसका सॉल्यूशन या उसका विलयन उसी नेचर का होगा। जैसे ये प्रबल अम्ल है तो इसका विलयन भी अम्लीय होगा। प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार हो, तो अगर एक प्रबल क्षार है और एक दुर्बल अम्ल है तो विलयन कैसा होगा, विलयन कैसा होगा, क्षारीय, क्योंकि इसमें प्रबल क्षार है। अब स्टूडेंट दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, अगर दोनों लोग वीक हैं, अगर दोनों दुर्बल हैं तो विलयन कैसा हो जाएगा, विलयन उदासीन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर और आगे देखेंगे, अगर दोनों लोग प्रबल भी हैं, या तो दोनों लोग प्रबल रहें या दोनों लोग दुर्बल रहें, तो दोनों कंडीशन में जो विलयन होता है उदासीन नेचर का हो जाता है। अब आगे स्टूडेंट देखेंगे, अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे आगे सामान्य साल्ट। सामान्य साल्ट में कुछ एग्जांपल है, जैसे साधारण नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम बहुत सिंपल है, तुम लोग हर बार याद ही करते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका सिंपल नेम, केमिकल नेम है। इसके बनाने की विधि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया, ठीक है स्टूडेंट। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ विक्रिया करता है, ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है, तो क्या बनाता है, NaCl बनाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl के साथ बना लेगा, NaCl बना लेगा और वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग को मिल गया सिंपल सॉल्ट। अब इस एक ऐसे, या तो ये इस रिएक्शन से बनता है, या तो इसको हम लोग समुद्री जल से भी ये नमक प्राप्त होता है, सिंपल नमक है। अब आगे देखेंगे सामान्य लवण के भौतिक गुण। अब इसका क्या प्रॉपर्टी होता है फिजिकल, जैसे एक रंगीन क्रिस्टल ठोस होता है, ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई रंग नहीं होता, एक रंगहीन होता है। यह नमकीन स्वाद का होता है, ठीक, इसका स्वाद कैसा है, नमकीन होता है। यह जल में घुलनशील होता है, ठीक, हम लोग जानते हैं नमक जो है जल में बहुत तेज घुलता है, ये जल में घुलनशील होता है। यह लिटमस पत्र के पर उदासीन नेचर का होता है, ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये जो सिंपल सॉल्ट है ये उदासीन प्रकृति का होता है। तो ये कैसा होगा, इसका pH मान, इसका pH मान 7 होगा। और स्टूडेंट अगर इसे वायु में छोड़ दिया जाए तो ये थोड़ा नमी इसमें आने लगता है, और ये नमी किसके कारण आता है, ये बोर्ड में पूछ सकता है। ये नमी जो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण आता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे रासायनिक गुण। अम्ल के साथ अभिक्रिया, NaCl सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके स्टूडेंट बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तथा HCl गैस, ठीक है स्टूडेंट। देखिए NaCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके बना लेगा, HCl गैस बना लेगा, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बना लेगा। अब आगे देखेंगे सिलिका के साथ अभिक्रिया, ठीक है स्टूडेंट। NaCl को उच्च ताप पर गर्म करने पर सिलिका के साथ हम लोग क्या प्राप्त होता है, सोडियम सिलिकेट मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। ये NaCl है, ये सिलिका है, सिलिका का फॉर्मूला हम लोग को याद करना होगा, सिलिका को रेत ही कहा जाता है। मतलब NaCl सिलिका और वाटर को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग को सोडियम सिलिकेट मिलता है, ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट है, ये बोर्ड में पूछ सकता है। अब आगे देखेंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया। जब नमक जो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर, नमक सांद्र विलयन में, ठीक है स्टूडेंट, नमक को जब किसी विलयन मतलब सिंपल वाटर के साथ अमोनिया तथा CO2 गैस इसमें प्रभावित की जाती है, तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड हम लोग को प्राप्त होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनता है। जैसे स्टूडेंट ये सिंपल है, नमक हो गया, अमोनिया हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये सारे को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब स्टूडेंट आगे देखेंगे नमक के उपयोग क्या होते हैं, ये तो सिंपल हम लोग जानते हैं, भोजन बनाने में ये तो किया ही जाता है, मिट्टी के बर्तन को पॉलिश करने में, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में चमक लाने के लिए, तथा आइसक्रीम तथा कुल्फ़ी जमाने में, ठीक है, ये फ्रीजिंग एजेंट के रूप में भी नमक का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जब NaCl के जलीय विलयन में धारा करंट दिया जाता है तो हम लोग को कास्टिक सोडा प्राप्त होता है।
जैसे स्टूडेंट ये NaCl है और ये इसमें जब वाटर के में करंट इसके साथ करंट दिया जाता है तो हम लोग को ये कास्टिक सोडा प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती हैं। इस पे एनोड पर स्टूडेंट हम लोग को क्लोरीन प्राप्त होता है। एनोड पे ये प्लस चार्ज का होता है, क्लोरीन जो होता है माइनस नेचर का होता है स्टूडेंट, ये माइनस नेचर का होता है। एनोड जो होता है प्लस होता है, इसलिए क्लोरीन जो है एनोड पे बनता है। कैथोड पे हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन इसलिए बनता है स्टूडेंट क्योंकि हाइड्रोजन कैथोड पे इसलिए जाता है क्योंकि हाइड्रोजन में प्लस आयन चार्ज होता है और ये माइनस पे कलेक्ट हो जाता है। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये बेस ये हम लोग का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी हम लोग कैथोड पे कलेक्ट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्लोर एल्कली विधि है ये पूछेगा इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। अब इसका देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, या इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा का उपयोग क्या होता है? साबुन बनाने में तथा अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम रेशे कागज बनाने में और बॉक्साइट के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट के शुद्धिकरण में इसका समझ गए स्टूडेंट, मतलब ये कास्टिक सोडा का उपयोग क्या बॉक्साइट के शुद्धिकरण में होता है, तेल शोधन में किया जाता है तथा रंजक के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब आगे देखेंगे धामा सोडा। धामा सोडा स्टूडेंट बोर्ड में हर बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2। यानी पूछ देगा कि सोडियम धामा सोडा में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? वाटर के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, अब इसको बनाने की विधि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट विलयन प्राप्त होता है जो वाष्पन पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल देता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये CO2 गैस है, जब इसमें रिएक्शन कराया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट तथा वाटर हम लोग को मिलेगा। फिर इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन पानी से कराया जाएगा तो हम लोग को धामा सोडा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे धामा सोडा के भौतिक गुण क्या होते हैं। यह रंगहीन, गंधहीन तथा ठोस पदार्थ है जिसके एक अणु में जल के 10 अणु पाए जाते हैं। अब ठीक है स्टूडेंट, ये तो हम लोग को पता है, इसमें जल के 10 अणु होते हैं और इसे वायु में छोड़ने पर ये 9 अणु बाहर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना होगा कि वायु में छोड़ने पर कितने अणु बाहर निकल जाते हैं। बाकी देखेंगे रासायनिक गुण। ऊष्मा का प्रभाव, जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें से जल निकल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये 10 वाटर है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे हमें पता है कि जब हम लोग गर्म करते हैं तो जल जो है बाहर निकल जाता है, 10 जल बाहर निकल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट जब इसको हम लोग वायु में खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 वाटर बाहर निकल जाएगा, 1 वाटर यहीं पर बच जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, सॉरी इसको धामा सोडा बोलते हैं। ये वाटर तथा CO2 गैस के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार बोर्ड में पूछ देगा क्या होगा जब धामन सोडा CO2 तथा वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। अब देखेंगे स्टूडेंट जल के साथ अभिक्रिया, कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। जिससे धामन सोडा जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? कास्टिक सोडा हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अम्ल के साथ अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तथा CO2 गैस बाहर निकल जाता है। जैसे स्टूडेंट धामा सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, यह अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई एसिड को ले लिया जाए, जब ये रिएक्शन करेगा सोडियम सल्फेट ये बना लिया Na2SO4, वाटर तथा CO2 गैस हम लोग को बाहर निकल गया। अब आगे देखेंगे बुझे चूने से अभिक्रिया। धामा सोडा को बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर कास्टिक सोडा मिलता है। स्टूडेंट ये धामा सोडा है, इसकी रिएक्शन हम लोग बुझे चूने से कराएंगे तो क्या मिलेगा? कास्टिक सोडा मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हम लोग को कास्टिक सोडा यहाँ मिलेगा। अब देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फाइड बनता है, बाद में सोडियम बाइसल्फाइड में प्रवृत्ति हो जाता है। जैसे स्टूडेंट ये सोडियम कार्बोनेट धामा सोडा है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम
सल्फाइड बना लेगा और CO2 गैस निकलेगा। फिर वापस से सोडियम सल्फाइड को हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड तथा वाटर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को बना लेगा सोडियम बाईसल्फाइड। समझ गए स्टूडेंट। आगे देखेंगे कार्बोनेट का अवक्षेपण। विलय धातु सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अविलय धातु कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपण हो जाता है। जैसे स्टूडेंट ये जिंक है, जिंक सल्फेट है एक तथा सोडियम कार्बोनेट इससे रिएक्शन करेगा तो जिंक कार्बोनेट जो हम लोग का अवक्षेप के रूप में इकट्ठा हो जाएगा और सोडियम सल्फेट बना लेगा। और बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेरियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में होगा, NaCl बना लेगा। स्टूडेंट रिएक्शन आप लोग समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। देखिए ये जिंक जो है कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक कार्बोनेट बना लेगा और Na2 इसके साथ जुड़ के बना लेगा Na2SO4। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखेंगे इसका उपयोग कपड़ा धोने में तथा वस्तुओं को साफ करने में। इसका उपयोग कपड़ा धोने में और वस्तुओं को साफ करने में होता है, साबुन बनाने में होता है, आग बुझाने में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। प्रयोगशाला में आयतनात्मक विश्लेषण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब जल की कठोरता दूर करने में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जल की कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता दूर करने में धावन सोडा का उपयोग किया जाएगा। अब आगे देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये हमेशा पूछता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 इसका हम लोग का रासायनिक सूत्र है। अब ये कैसे बनाया जाएगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हम लोग को मिलता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा है, ये जल तथा CO2 गैस में प्रवाहित किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखेंगे इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण स्टूडेंट, ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये जल में अल्प घुलनशील है। ठीक है, ये पूरी रूप से जल में नहीं घुलता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। हम लोग को याद रखना होगा कि बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है, ये क्षारीय नेचर का होता है। अब देखेंगे स्टूडेंट रासायनिक गुण क्या होता है। ऊष्मा का प्रभाव। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 गैस तथा पानी मिलता है। जैसे स्टूडेंट बेकिंग सोडा को हम लोग जब गर्म करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, वापस से धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, वाटर तथा CO2 गैस हम लोग को मिलेगा। अब अम्ल से अभिक्रिया करके लवण जल तथा CO2 गैस मिलता है। ठीक है, इसमें बेकिंग सोडा जो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl हम लोग का लवण बना लिया सिंपल, वाटर हो गया और CO2 गैस हम लोग का निकल गया। अब इसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, देखा जाए ये सोडियम सल्फेट बनाएगा, वाटर बाहर निकलेगा और CO2 गैस बाहर निकलेगा। अब देखेंगे इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। जैसे बेकिंग नाम है तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। प्रतिरोधी के रूप में, मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में, मतलब कुछ न कुछ बैक्टीरिया जीवाणु को ख़त्म करने का गुण इसमें पाया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब आगे देखेंगे फिटकरी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। इसका सूत्र ये होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। इसमें स्टूडेंट वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोग को याद करना होगा कि फिटकरी में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसका बनाने की विधि क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट को जल में घोलने पर फिटकरी प्राप्त होता है। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और पानी को आपस में हम लोग कंबाइन करेंगे स्टूडेंट, हम लोग को मिलेगा फिटकरी प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे भौतिक गुण। स्टूडेंट फिटकरी का भौतिक गुण क्या होता है, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, मतलब कसेला टाइप का। अब इसका रासायनिक गुण क्या होता है, यह 92 डिग्री सेल्सियस पिघलता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर याद रखना होगा कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। यह 200 डिग्री सेल्सियस पर अपना जल त्याग देता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसमें जो जितने भी जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो जल की मॉलिक्यूल सारा बाहर निकल जाएगा। ये ऐसे है, इसको हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस गर्म किए, 24 जल की मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और हम लोग क्या बचा, फुल फिटकरी बचा है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है जल को शुद्ध करने में। जिस तरह से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है जल को शुद्ध करने में, उसी तरह से फिटकरी का उपयोग भी जल को शुद्ध करने में किया जाता है। चमड़े को रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
और इसका उपयोग क्या होता है, जब चोट लग जाता है तो रक्त को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखेंगे विरंजक चूड़ा ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में बहुत बार आता है स्टूडेंट, इस बार भी आएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट। इसका अणु सूत्र क्या होता है, CaOCl2। उसका विधि क्या है, बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर विरंजक चूड़ा होता है। जैसे स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, ये बुझा चूना है, इसको बुझा चूना हम लोग लिख सकते हैं, बुझा चूना। बुझा चूना जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बना लेगा और वाटर निकल जाएगा। ये रिएक्शन स्टूडेंट समझ में आया। जैसे यहाँ पे समझ गए स्टूडेंट, ये रिएक्शन कैसे हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे 2 O है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा बाहर और कैल्शियम क्लोराइड हम लोग को ये ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। अब आगे देखेंगे, स्टूडेंट भौतिक गुण, ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन उपस्थित होता है। अब इसका है रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड में अपघटित हो जाता है तथा ऑक्सीजन गैस देता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर स्टूडेंट है, यह कोबाल्ट क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड में प्राप्त होगा तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। जल समझ गए स्टूडेंट, जल के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस हमको मिलता है। जैसे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है स्टूडेंट, ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, बुझा चूना मिलेगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछता है क्या होगा जब ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा। अब आगे देखेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया, यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। हाइपोक्लोरस अम्ल अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट तथा हाइपोक्लोरस अम्ल हम लोग को मिलेगा। फिर हाइपोक्लोरस अम्ल से स्टूडेंट जो है ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, इसी ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। बाकी देखेंगे CO2 के साथ अभिक्रिया, जब ब्लीचिंग पाउडर CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और Cl2 मतलब क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। अब इसका उपयोग देखेंगे, जल को जीवाणु रहित बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, यानी जिस तरह से फिटकरी का उपयोग किया जाता था जल को शुद्ध करने में, सेम उसी तरह इसका भी उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में। अब स्टूडेंट आगे देखेंगे, इसका एक और उपयोग क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है स्टूडेंट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है इसका रासायनिक नाम, और इसका सिंपल नाम क्या होता है, सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अणु सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, CaSO4.12H2O इसका होता है अणु सूत्र। अब इसको कैसे बनाया जाएगा स्टूडेंट, इसको बनाया जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस में, जिस जिप्सम को गर्म करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे जिप्सम है, CaSO4.2H2O है, इसको 120 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो CaSO4.12H2O हम लोग को मिल जाएगा, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और 3/2 मतलब 1.5 H2O बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे भौतिक गुण, सफ़ेद चूर्ण, ये सफ़ेद चूर्ण होता है और जल में अविलय होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जल में घुलनशील नहीं होता है, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका उपयोग देखेंगे, ऊष्मा का प्रभाव। अब देखेंगे स्टूडेंट रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर गर्म करने पर हम लोग को क्या मिलता है, मृत तापित प्लास्टर हम लोग को प्राप्त होता है। जैसे जिप्सम है, इसको हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, इसी को हम लोग मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। या प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो हम लोग को कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, इसी को मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। जैसे स्टूडेंट इधर देखेंगे, ये कैल्शियम सल्फेट है,
इसको हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, समझ गए स्टूडेंट। कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस गर्म क्या करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, ऑक्सीजन तथा कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं बिना बुझा चुना। ठीक है, जल से क्रिया करके जिप्सम प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम, हम लोग का ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल से विक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, वापस से हम लोग को जिप्सम मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से इसके आयतन का प्रसार होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जमता है तो इसके आयतन का जो होता है प्रसार होने लगता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, प्लास्टर बनाने में इसका उपयोग होता है। नाम से ही पता चला, प्लास्टर बनाने में, मूर्ति तथा खिलौना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट इसका अब अगला देखेंगे, अगला क्या, नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है स्टूडेंट। और सूत्र क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। विधि क्या होता है, अमोनिया जब HCl से अभिक्रिया करती है तो नौसादर बनाती है। सिंपल, अमोनिया ये हो गया, ये HCl हो गया, ये कंबाइंड हो जाएगा। जब रिएक्शन करेगा तो बना लेगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड इसी को कहते हैं नौसादर। अब इसका भौतिक गुण क्या है, यह ऊर्ध्वपाती का गुण दिखाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊर्ध्वपाती मतलब जो सीधे गैस से सीधे उसमें द्रव में बदल जाता है। जल में घुलनशील, ये जल में घुलनशील होता है। रासायनिक गुण, अधिक गर्म करने पर यह अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में विघटित हो जाता है। जैसे स्टूडेंट ये नौसादर है, इसको जब अधिक हम लोग टेम्परेचर गर्म करेंगे तो ये वापस से जिससे बना होता है उसी में बिखर जाता है। बुझे चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस मिलता है। जैसे स्टूडेंट ये नौसादर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ विक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर तथा अमोनिया गैस हम लोग को प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछेगा क्या होगा जब नौसादर बुझे चूने से रिएक्शन करेगा तो हम लोग को अमोनिया गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है स्टूडेंट, इसका उपयोग है अमोनिया गैस बनाने में। ठीक है, अमोनिया हम लोग को प्राप्त हुआ, इसी से इसका उपयोग अमोनिया गैस बनाने में। उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी तथा औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल, ड्राई सेल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और स्टूडेंट इसका लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलन जल या जल योजित लवण। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, जलीय कॉपर सल्फेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4.5H2O। यह एक शुष्क दिखने वाला कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जल होता है। ठीक है, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह जल अलग होकर सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे यानी जल योजित कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे तो ये सफ़ेद हो जाता है। फिर जब वापस इसमें जल मिलाया जाता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया। धन्यवाद। समझ गए स्टूडेंट। अब आप लोग इसको जो नोट्स है आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। सारा नोट्स ये हैं, यही सारा बोर्ड में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था मैंने सारा क्लियर किया है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सारा हो गया है। अब इसको एक बार देख लें। चलिए ठीक।